ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, भारतीय आबादी का जो व्यावसायिक ढांचा है वो क्या है? वी क्लासिफाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज into three categories: primary activities, secondary activities, and service activities. जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनको हम तीन भागों में बांट देते हैं। हमने आर्थिक गतिविधियों को के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को तीन क्षेत्रों में बांट दिया: प्राइमरी सेक्टर या प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी सेक्टर और सेकेंडरी एक्टिविटीज, एंड सर्विस सेक्टर और सर्विस एक्टिविटीज। ये तीन वो गतिविधियां या क्षेत्र है जिनमें हमने भारतीय अर्थव्यवस्था को बांट दिया है। प्राइमरी जो एक्टिविटीज है, प्राइमरी एक्टिविटीज को हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज या एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर या प्राइमरी एक्टिविटीज में हमने जितनी भी फार्मिंग और फार्मिंग रिलेटेड एक्टिविटीज थी उन सबको शामिल किया है। प्राइमरी सेक्टर मेनली बिलोंग टू एग्रीकल्चर सेक्टर, सो वी कॉल प्राइमरी सेक्टर एज एन एग्रीकल्चर सेक्टर आल्सो। वी इंक्लूड all the farming activities such as farming, animal husbandry, forestry, fishing and mining. These all activities included in the primary sector or primary activities of Indian economy. हमने भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसके प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और कृषि से जुड़ी हुई जो गतिविधियां थी, जैसे खेती बाड़ी करना, पशुपालन, मत्स्य पालन या खनन, ये सारी गतिविधियां हमने प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड कर दी। जितनी भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज की सारी किसमें शामिल करते हैं? प्राइमरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में। दूसरी चीज सेकेंडरी सेक्टर और सेकेंडरी एक्टिविटीज, इसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कह सकते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो भी है, जितनी भी इंडस्ट्री फंक्शनिंग कर रही है इंडिया में, उन सबको हमने सेकेंडरी सेक्टर में शामिल किया है। सेकेंडरी एक्टिविटीज इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, वर्क एक्सेट्रा। सेकेंडरी सेक्टर में हमने क्या किया? जितनी भी औद्योगिक गतिविधियां थी, कोई उद्योग है या जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम है, ये सारा हमने किसमें कर दिया? ये सारा शामिल कर दिया सेकेंडरी एक्टिविटीज। वो थर्ड सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी का, वो टेरिटरी एक्टिविटी। इसको हम सर्विस सेक्टर भी कह सकते हैं। वी आल्सो कॉल्ड टेरिटरी सेक्टर एज ए सर्विस सेक्टर। वी इंक्लूडेड इन टेरिटरी एक्टिविटीज such as transport, communication, commerce, trade, insurance, banking, and call center services. These all activities included in the territory or service sector. जितनी भी संचार सुविधाएं हैं, व्यापार से रिलेटेड कोई गतिविधि है, कॉल सेंटर की सुविधा है, कस्टमर केयर जैसी, LIC, बैंकिंग, ये जितनी भी एक्टिविटीज है हमने सारी की सारी टेरिटरी और सर्विस सेक्टर में डाल रखी। अब अगर देखा जाए तीनों जो सेक्टर है वो क्या काम करते हैं,
प्राइमरी सेक्टर में क्या करेगा, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका यूज करके जो हमारे अनाज है, जो फसलें हैं उनका उत्पादन करेगा। प्राइमरी सेक्टर में क्या किया, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका यूज करके हमने अपना उत्पादन प्राप्त किया। जैसे भूमि है, मिट्टी, मिट्टी एक नेचुरल रिसोर्स है। अब किसान ने इस मिट्टी का प्रयोग करके क्या किया, इस पर फसलें बोनी शुरू कर दी। सेकेंडरी सेक्टर में क्या कर रहे हैं हम, सेकेंडरी सेक्टर में हम किसी रॉ मेटेरियल से कोई वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना रहे हैं। वी कन्वर्ट रॉ मेटेरियल इनटू ए वैल्यूएबल फॉर्म इन द सेकेंडरी सेक्टर। भी कोई कच्चा सामान है, उसकी सहायता से हमने क्या किया, उस कच्चे सामान से कोई पक्का सामान तैयार किया जो अपने उस कच्चे रूप से ज्यादा महत्वपूर्ण था। जैसे कॉटन से कपड़ा बनाया, शुगर केन से शुगर, चीनी, खांडसारी बनाई। तो हमने रॉ मेटेरियल का यूज करके एक वैल्यूएबल रूप दे दिया उस प्रोडक्ट को। और सर्विस सेक्टर आप लोगों को पता ही है कि सर्विस सेक्टर प्रोवाइड सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर which are very valuable and important for primary and secondary sector development। कोई सर्विस सेक्टर सर्विस प्रोवाइड करा रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को, जिनका यूज करके ये अपना विकास करते हैं। कि भाई प्राइमरी सेक्टर अब जैसे खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी के लिए ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी चाहिए, या खेती बाड़ी करने के लिए एक कम्युनिकेशन सिस्टम बड़ा बेहतर चाहिए। क्योंकि आज किसान क्या कर रहे हैं, किसान वेदर रिपोर्ट को पढ़कर, जो वेदर बुलेटिन अलग अलग चैनल्स पर, न्यूज़पेपर्स में दिखाया जा रहा है, उनको देखकर अपनी फसलों की बुआई कर रहे हैं, उनमें खाद बीज का छिड़काव कर रहे हैं। तो ये जितने भी सर्विसेज है, ये सारी सर्विसेज प्राइमरी सेक्टर को कौन मुहैया करा रहे हैं, सर्विस सेक्टर। अब आते हैं आबादी के ऊपर। क्योंकि भारत की आबादी का कुल कितना हिस्सा किस सेक्टर से अपनी अर्निंग कमा रहा है। शुरू से हम एक बात पढ़ते आए हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है, सबको पता है भारत एक कृषि प्रधान देश है। और यहाँ की लगभग 60 से 70% की जो आबादी है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज पर डिपेंड करती है, वहां से अपनी अर्निंग और लिविंग चलाती है। Most of the Indian people are farmers. They are busy to earn their earning or living from the agricultural activities. Almost 64% of the total population is engaged only in agricultural activities. दूसरा, कि जो सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर, फिर उसमें कितने प्रतिशत लोग अपनी अर्निंग कमा रहे हैं, वहां से चला रहे हैं। भाई सेकेंडरी सेक्टर की अगर हम बात करें, ऑलमोस्ट 13% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन अर्न इट्स अर्निंग फ्रॉम द सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। वो किसी उद्योग, किसी कारखाने में काम करके अपनी आजीविका चला रहे हैं। टेरिटरी सेक्टर में ऑलमोस्ट 20% ऑफ इंडियन पीपल अर्न देयर अर्निंग और लिविंग फ्रॉम द सर्विस सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर। कुल 20% भारतीय लोग
सर्विस सेक्टर से अपनी अर्निंग, अपनी लिविंग चलाते हैं। किसी कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, कोई LIC में, कोई बैंकिंग में। हालांकि अगर हम रिसेंट पास्ट की बात करें, कोई 10 से 15 साल की अगर हम बात करें, तो रिसेंट पास्ट में जो सर्विस सेक्टर है वो सबसे ज्यादा विकसित हो रहा है इंडिया में। इन द रिसेंट पास्ट, टेरिटरी और सर्विस सेक्टर बिकमिंग more and more popular among the Indian people. More and more Indian people now earning or living their earning from the service of territory sector. आज बड़ा तेजी के साथ विकास हो रहा है सर्विस सेक्टर का। 10-15 साल से लगातार जो सर्विस सेक्टर है वो अपना दायरा बढ़ाता जा रहा है। हमारे से भी देख लो, कितने सारे बच्चों के पेरेंट्स किसी कॉल सेंटर में, बैंक में, किसी इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहे हैं, यानी कि वहां से अपनी अर्निंग चला रहे हैं। तो ये है इंडियन पॉपुलेशन का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अब हम डिस्कस करेंगे हेल्थ के बारे में। भाई, किसी भी देश की आबादी है, उस आबादी को प्रभावित करता है उन लोगों का स्वास्थ्य। पॉपुलेशन ज्यादा है और उनकी हेल्थ बड़ी कमजोर है, बड़े आलसी लोग हैं, तो वो बड़ी आबादी देश के विकास में बाधा बन जाएगी। मान लो इंडिया एक बड़ा देश है और यहाँ की हेल्थ लोगों की बड़ी खराब है, तो विकास के मार्ग में रुकावट बन जाएगी, हिंड्रेंस बन जाएगी, प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। लेकिन पॉपुलेशन बड़ी है और हेल्थ अच्छी है लोगों की, तो वो आबादी देश के विकास में योगदान देगी। हेल्थ से हमारा मतलब 3 चीजों से है। एक तो मेडिकल फैसिलिटीज। मेडिकल फैसिलिटीज के हालात क्या है देश में? अगर हमारे को मेडिकल फैसिलिटीज सारी मिली है तो जाहिर सी चीज है भाई हमारा स्वास्थ्य बड़ा अच्छा होगा। दूसरी चीज, जो डेथ रेट है पर 1000 पीपल्स पर कितने लोगों की जान जाती है एक साल के अंदर, उसको हम कहते हैं डेथ रेट। अगर डेथ रेट ज्यादा है तो इसका मतलब सीधा सा है कि वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज की कमी है। तीसरा, बर्थ एवरेज, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, वही पर 1000 पर, या हम बात करें कि जन्म के बाद जो सामान्य औसत आयु है, अगर वो कम है तो वो ग्राफ दिखाता है कि भाई उस देश में, उस क्षेत्र में जो मेडिकल फैसिलिटीज है उसकी कमी है। अगर वो एवरेज एज ज्यादा दिखाता है तो सीधी सी चीज है मेडिकल फैसिलिटीज ठीक ठाक है। Health is an important component of population composition which affects the process of development. आबादी का स्वास्थ्य सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है किसी राष्ट्र के विकास की प्रक्रिया पर। Death rates have declined from 25 per 1000 population in 1951 to 8 per 1000 in 2001। भारत की अगर हम बात करें, भारत में जिस समय हम आजाद हुए और आजादी के बाद पहली जनगणना हमने की, तो उस सेंसेक्स का जो डाटा था वो हमें दिखाता था कि यहाँ पे पर 1000 पर 25 की डेथ हो रही है।
जो ग्राफ वो लगातार नीचे गिरता रहा है डेथ रेशियो का। 2001 की सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया की जो डेथ रेट थी वो आ जाती है लगभग 8 पर 1000 पर। इसी तरह जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है has increased from 36.7 years in 1951 to 64.6 years in 2001। आजादी के बाद पहली जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में जो एवरेज एज वो आती थी लगभग 37 इयर्स के आसपास। 2001 की सेंसेक्स के अकॉर्डिंग जो एवरेज एज है उसमें इजाफा हुआ और वो लगभग अब 65 इयर्स के आसपास आ गई। इन इंडिया द पर कैपिटा कैलोरीज कंजम्पशन इज मच बिलो द रिकमेंडेड लेवल। भारत में अगर हम बात करें लोगों के संतुलित आहार की, तो आबादी का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है उसको वो संतुलित आहार भोजन नहीं मिल पाता। कैलोरीज युक्त जो भोजन है वो नहीं मिल पाता, जिनके कारण उनका जो स्वास्थ्य है वो खराब होता है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन एमिनिटीज आर अवेलेबल टू ओनली 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। अब सेफ ड्रिंकिंग वाटर बड़ा एक मुद्दा बना हुआ है। पेयजल का संकट है भारत के सामने। हम लोग पानी को व्यर्थ बहा रहे हैं। 3 क्षेत्रों में पानी है पीने लायक, लेकिन कभी आप लोगों ने देखा है कि भारत के कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है, जैसे राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र। इन क्षेत्रों में ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है और जिन क्षेत्रों में वो बर्बाद कर रहे हैं। भारत की 1/3 पॉपुलेशन ऐसी है जिसके पास शुद्ध पेयजल मौजूद है, उसकी कमी है। उसके बाद हम देखेंगे जो इंडियन पीपल्स है बेटा, इंडियन पीपल सैनिटेशन सिस्टम में बड़े कमजोर है, बड़े पिछड़े हुए हैं। साफ सफाई की आदत हमारे को नहीं है। अगर हम कंपैरिजन करें किसी यूरोपियन कंट्री से, फ्रांस से, इंग्लैंड से, तो हम अपने आप पाएंगे कि भाई हम बड़े गंदे तरीके से रहना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि हम खाना खाते समय हाथ धोने का भी कष्ट नहीं करते। अभी कोरोना पीरियड हमारे को सिखा के गया, कोई भी चीज खाने से पहले या मुंह पर हाथ ले जाने से पहले हमें हाथ धोना चाहिए, हाथ सैनिटाइज करने चाहिए। बड़ी अच्छी आदत सिखाई है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा जैसे ही कोरोना पीरियड कमजोर हुआ, कोरोना की लहर कमजोर पड़ी, हम लोगों ने वो जो अपनी एक हैबिट बनाई थी सैनिटेशन की, सैनिटाइजर की, वो छोड़ दी। अब बहुत कम मिलेंगे, हाथ को सैनिटाइज करेंगे कोई भी काम करने से पहले या कोई भी काम करने के बाद। तो वो गंदी आदत छोड़ो और अच्छी आदत पकड़ो, अपनी सैनिटेशन जो सिस्टम है वो सुधारो। तो ये जगह जगह हम कूड़े के ढेर लगाते हैं, इस आदत से बचो। कूड़ेदान का प्रयोग करो कूड़ा डालने के लिए। वो तो भारतीय लोगों की एक पहचान बनी हुई है, विदेशों में भी बड़े गंदे हैं, इस पहचान को बदलो। और वो कोरोना जो डिजीज है वो हमारे को सिखा के जा रहा है साफ सफाई का महत्व। इसके बाद बात करते हैं एडोलसेंस पॉपुलेशन की, वयस्क आबादी की। वयस्क आबादी में हम जो 12 to 19 एज ग्रुप है उसको शामिल करते हैं। अडल्ट किसको मानते हैं? जिसकी एज 12 से 19 के बीच में हो उसको हम कहते हैं अडल्ट। और किसी भी देश की, किसी भी क्षेत्र की आबादी में सबसे अहम योगदान होता है एक अडल्ट का।
कोई भी परिवर्तन अगर लाना चाहे तो उसकी शुरुआत अडल्ट से होती है, युवाओं से होती, यूथ करता है। दूसरी चीज, वही जो युवा है, 12 से 19 साल तक के जो बच्चे हैं, उसको हम व्यस्त कहते हैं, तो हमारे पास अच्छी खासी उनका एक प्रोपोर्शन है, चाइना की तरह नहीं। बेशक हमारी जनसंख्या बड़ी है, लेकिन अडल्ट यूथ हमारे पास बहुत है चाइना से मुकाबले। और जो यूथ में अडल्ट में काम करने की एबिलिटी होती, कैपेसिटी होती, इच्छा होती है, वो बूढ़ों में नहीं होती। इसका परिणाम आज चाइना भुगत रहा है। तो हमें जरूरत है जो अडल्ट है हमारे, उनके लिए एक एजुकेशन इस तरह की मुहैया कराए जिससे वो आसानी से अपनी अर्निंग चला सके, जो उनके सामने रोजगार का संकट पैदा ना हो, ऐसी शिक्षा देने की आज जरूरत है। लास्ट जो टॉपिक है हमारा वो है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। सरकार क्या करती है? सरकार भाई जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, जनसंख्या की जो क्वालिटी है उसको ऊपर उठाने के लिए पॉपुलेशन पॉलिसी बनाती है। इसी तरह की पॉपुलेशन पॉलिसी हमने 1952 में इम्प्लीमेंट की। उसमें फेरबदल होता रहता, कई बार हुआ है, 2000 में हुआ है। इस पॉपुलेशन पॉलिसी के तहत सरकार कोशिश करती है कि भाई एक तो जो बढ़ती हुई आबादी है देश की उसको कंट्रोल किया जाए, और जो ये पॉपुलेशन है इसको फैसिलिटीज दी जाए, जो क्वालिटी है पॉपुलेशन की उसको बढ़ाया जाए, ज्यादा मेडिकल फैसिलिटीज, ज्यादा एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज ये जनसंख्या को दी जाए। इस तरह की पॉलिसीज बनाती है सरकारें।